Today we talk about financial future market। तो फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट किसे कहते हैं, हम लोग इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले वो पहले जानते हैं। फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। तो ये सारा बात हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट के अंदर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आती है, इसको ही शुरुआत होती है 1970 से पहले की अगर बात किया जाए, ठीक है ना। तो 1970 से पहले क्या होता था कि हमारा किसी भी कंट्री के अंदर ज्यादा मनी की बेसिस होना कि ये इस देश की ये करेंसी है, ये है, वो नहीं था। पुराने जमाने में ये चीजें करेंसी ज्यादा नहीं थी, गोल्ड के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म में ज्यादा ट्रेड होती थी ये चीज। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि नाम से ही आपको पता चल रहा है फाइनेंशियल फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो, मतलब आपने आज तय कर लिया कि मेरे को भविष्य में जाकर के कुछ बनना है, समझ रहे। और अब भी आपने तय किया और अब भी के बेसिस पे आप भविष्य में काम करेंगे, आप खरीदेंगे। तो 1970 से पहले की अगर बात है कि 1970 से पहले की क्या था, कॉमोडिटी फ्यूचर मार्केट था। क्या था? कॉमोडिटी फ्यूचर मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमोडिटी फ्यूचर मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जो कॉमोडिटी का है, और आज हम ये तय करें कि 1 सालों के बाद मैं इतना किलो गेहूं मैं तुमसे खरीदूंगा इतना रेट पे, आज मैं तय करूं। दैट इज नोन एज कॉमोडिटी फ्यूचर मार्केट। जब हम फ्यूचर की बात कॉमोडिटी के टर्म में करें कि कॉमोडिटी में खरीदूंगा फ्यूचर में, तो वैसे मार्केट को क्या कहेंगे? कॉमोडिटी फ्यूचर मार्केट। बट आफ्टर 1970, बिकॉज कॉमोडिटी की जो है वो प्राइस बहुत कम, बहुत चेंज नहीं करती है, और कॉमोडिटी में और बहुत सारा जो है वो डिसएडवांटेज है। लाइक 1-2 सालों के बाद उसको रखने की चार्जेस है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। तो इसलिए फिर हमारा क्या आता है? फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट। तो फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट क्या हुआ कि जैसे जैसे रुपीस, जैसे जैसे मनी की इवोल्यूशन इंक्रीज हुई, सारे देश मनी को यूज करने लगे, अलग अलग करेंसीज के रूप में मनी की इवोल्यूशन हुई। तो वैसे वैसे हमारा क्या आया कि फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट, कि हम फ्यूचर की बात कमोडिटी के टर्म में नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम फ्यूचर की बात फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट के टर्म में करें। और फ्यूचर का मतलब तो पता चल रहा है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल मार्केट, कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं। तो बस फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर निर्भर होकर के हम फ्यूचर को देखें कि फ्यूचर में हम ये काम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? ऐसा मार्केट जिसके अंदर क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हो? मनी। समझ रहे हैं ना, हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेनली रूप से मनी हो, दैट। तो फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट की करते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट इज आर ऑफ 3 टाइप। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो पहले स्टॉक मार्केट वाला, फिर इंटरेस्ट रेट वाला, और तीसरा करेंसी वाला। करेंसी, ठीक है ना। तीसरा करेंसी वाला। तो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट मार्केट, दैट इज बॉन्ड मार्केट, एंड थर्ड वन इज आवर व्हाट? करेंसी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज वाला मार्केट। तो हम लोग अगर स्टॉक के ऊपर आज के स्टॉक प्राइस को देख करके मैं फ्यूचर का स्टॉक प्राइस मैं अपना फाइंड करूं कि 1 सालों के बाद इसका ये फ्यूचर प्राइस होगा, और आज मैं तय करूं कि आज मैं इतना क्वांटिटी तुमसे खरीद रहा हूं, समझ रहे हो। तो वैसे मार्केट को क्या कहेंगे? स्टॉक स्टॉक मार्केट वाला फ्यूचर फ्यूचर मार्केट। ठीक, इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके मैं आज काम करूं कि मैं आज इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दी, या आने वाले टाइम में 7% इंटरेस्ट रेट है, चलो मैं आज तुम्हें 6.5% पे देता हूं। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके तुम क्या करो? अभी वो काम करो, समझ रहे। वैसे करेंसी, आने वाले टाइम में एक्सचेंज रेट इंडिया का डेप्रिशिएट करने वाला है, कम होने वाला, तो उसको देख करके तुम खरीदो या बेचो इंडियन करेंसीज को, ठीक है ना। तो वैसे मार्केट को क्या कहेंगे? करेंसी फ्यूचर मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो ये हुआ। अब इस मार्केट को फैसिलिटेट कौन कराता है? कौन फैसिलिटेट कराता
ठीक है ना। कौन जो है वो दो प्लेयर के बीच में एक्सचेंज, कौन जो है दो प्लेयर के बीच में एक्सचेंज को बताता है कि हाँ इतना एक्सचेंज होगा, और किसके ऊपर ये मार्केट रेगुलेट करता है। तो ये मार्केट जो है वो रेगुलेट करता है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन ये अप्रूवल देता है, ठीक है ना, कि ये अप्रूवल देता है कि कौन सा एक्सचेंज होगा, कौन सा एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज का अप्रूवल कौन देता है? कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट किसे कहते हैं, फिर फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट किसे कहते हैं, ये देखिए। अब नेक्स्ट टर्म इज फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट किसे कहते हैं? फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट किसे कहेंगे? ऐसा मार्केट जिसके अंदर हम भविष्य में जो काम करने वाले उसको अभी से तय कर ले कि भविष्य में ये प्राइस होगा, ये होगा, इतना मैं तुमसे अभी खरीदता हूं या इतना मैं तुमसे बेचता हूं। ऐसे मार्केट को क्या कहेंगे? फ्यूचर मार्केट। जहां पर फ्यूचर की बात अभी किया जाए कि मैं फ्यूचर में इतना कर दूंगा, चलो अभी मैं प्राइस तय करता हूं, अभी मैं क्वांटिटी तय करता हूं, इतना बेचूंगा, इतना सेल करूंगा। दैट इज नोन एज फ्यूचर मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट प्रोवाइड an opportunity, an opportunity for market, for market participant. It provide an opportunity for market participant to hedge against the risk of adverse price movement, adverse price movement। है ना, कि फ्यूचर की बात अभी हम लोग तय करते हैं कि इतना होगा। अब देखिए फ्यूचर में क्या, आपको पता नहीं है कि कितना प्राइस होगा या नहीं होगा, तो आप क्या चाहते हैं कि ये प्राइस मूवमेंट जो आपको इफेक्ट कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि वो अनसर्टेन है, आप नहीं जानते कि आने वाले टाइम में प्राइस कितना होगा किसी भी प्रोडक्ट को। तो आप क्या करेंगे? अभी आप तय करेंगे कि मैं इस प्राइस के ऊपर फ्यूचर में खरीदूंगा। तो ये क्या है? आप जो प्राइस मूवमेंट है उसको हेज करने के लिए, समझ रहे हो ना, हेज करने का जो प्रॉपर्टी देता है वो कौन देता है? फ्यूचर मार्केट देता है। समझ रहे? ऐसा मार्केट जो प्राइस मूवमेंट जो फ्यूचर में आने वाली है उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अभी, तो अभी के बेसिस पे मैं बस प्रेडिक्ट करूं अपने टर्म में कि अच्छा 1 सालों के बाद इतनी होगी, बट वो अनसर्टेन है। उस मूवमेंट को, जो प्राइस की मूवमेंट होगी, उसको हेज करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो क्या हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अभी कर लीजिए फ्यूचर के टर्म में। गेटिंग? दैट इज नोन एज फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर मार्केट सिंपल एक ऐसा मार्केट है जो फ्यूचर का काम अभी करे, ताकि जो प्राइस मूवमेंट आ रहा है, प्राइस मूवमेंट जो फ्यूचर में होगा उससे मैं छुटकारा पाऊं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसे, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? देखिए, ये कोई एक बेचने वाला होगा और कोई एक खरीदने वाला, दोनों के बीच में लीगल एग्रीमेंट होगा। लीगल एग्रीमेंट क्या होगा? कि खरीदने वाला बोलेगा कि मैं इतना प्राइस में आने वाले टाइम में मैं इतना क्वांटिटी इस डेट को मैं खरीदूंगा, जो खरीदने वाला, और बेचने वाला एग्रीमेंट में बोलेगा कि मैं इतना तारीख को, ठीक है ना, ये मेरा डेट ऑफ डिलीवरी है, इतना क्वांटिटी है, इस प्राइस के ऊपर मैं बेचूंगा उसे। समझ रहे हो? दैट इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक खरीदने वाले होंगे, एक बेचने वाला। खरीदने वाले बोले मैं इस डेट के ऊपर इतना क्वांटिटी इतना प्राइस पे खरीदूंगा तुमसे, बेचने वाला बोलेगा मैं इतना क्वांटिटी इस डेट पे इतना प्राइस पे मैं तुमको बेचूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा? इट इज अ फॉर्म, इट इज अ फॉर्म लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट। आप देख सकते हैं, आपको नीचे भी नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्यूचर एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, बिटवीन बायर एंड सेलर, है ना, कि ये लीगल एग्रीमेंट होता है किसके किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में लीगल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जहां पर क्या, जो बायर होता है वो एग्री करता है,
टू टेक डिलीवरी ऑफ समथिंग, कि मैं कुछ चीज का डिलीवरी लूंगा एट अ स्पेसिफिक अमाउंट, एट अ स्पेसिफिक अमाउंट at the end of at the end of a designated period of time, period of time। क्या जो बायर है वो क्या इस लीगल एग्रीमेंट के अंदर कहता है मैं इतना अमाउंट का इतने डेट पे मैं तुमसे लूंगा, समझ रहे हो ना, मैं तुमसे इतना क्वांटिटी लूंगा, वो एग्री करता है बायर। और सेलर क्या करेगा, ये टेक कर रहा है तो सेलर क्या करेगा, एग्री टू मेक, सेलर एग्री टू मेक डिलीवरी ऑफ समथिंग, सेम थिंग, डिलीवरी ऑफ समथिंग, और आगे जो भी है वो सेम थिंग, एट अ स्पेसिफिक अमाउंट एट द एंड ऑफ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो सेलर क्या करता है, ये एग्री करता है कि मैं तुम्हें मेक करूंगा, मैं डिलीवरी तुम्हें दूंगा, और बायर कहता है कि मैं डिलीवरी तुमसे लूंगा इस डेट को, इस पीरियड ऑफ टाइम इतना अमाउंट मैं डिलीवरी तुमसे लूंगा। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा रहता है। मतलब फ्यूचर की बात अभी तय करे कि हम भविष्य में इतनी क्वांटिटी तुमसे लेंगे, तुमको इतनी क्वांटिटी बेचेंगे इस डेट के ऊपर, दैट इज नोन एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नाम से ही पता चल रहा है वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्यूचर की बात किया जाए। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक और नाम से जानते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं इसे, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्यों डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तुम करोगे या नहीं करोगे, ये डिराइव कहां से हुआ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कहां से डिराइव किया गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डिराइव किया गया, दैट इज स्टॉक मार्केट की प्राइस को देख करके, इंटरेस्ट रेट को देख करके, है ना, उसके बाद जो करेंसी की मार्केट है उसको देख करके तुम फिर तय करोगे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा या नहीं करूंगा फ्यूचर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो उसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे तय करता हूं कि क्या हम डिराइव करें या नहीं करें। गेटिंग माय पॉइंट। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बिकॉज इट डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा क्या इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू। गेटिंग। नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ जो प्राइस के ऊपर तय करेंगे कि मैं आने वाले टाइम में इस प्राइस के ऊपर मैं तुमसे खरीदूंगा, अभी तय करते कि इतनी प्राइस होगी, उस चीज को क्या कहेंगे, फ्यूचर प्राइस। क्या कहेंगे, फ्यूचर प्राइस। वैसा प्राइस जिस प्राइस के ऊपर अभी तय करे कि आने वाले टाइम में हम ये इतनी क्वांटिटी इतनी प्राइस पे खरीदेंगे, दैट इज नोन एज फ्यूचर प्राइस। प्राइस एट विच, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्राइस एट विच पार्टीज एग्री टू ट्रांजेक्ट इन द फ्यूचर, टू ट्रांजेक्ट इन द फ्यूचर, मतलब आने वाले टाइम में मैं इस प्राइस के ऊपर तुमसे मैं खरीदूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट किसे कहें, सेटलमेंट डेट या डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट। क्या ये सेटलमेंट डेट, डिलीवरी डेट की मैं आने वाले टाइम में इस डेट को 3 महीने 4 महीने के बाद 1 सालों के बाद इस डेट को मैं तुमसे खरीदूंगा या बेचूंगा, वो अभी तय करे। अभी हम काम नहीं कर रहे, अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, अभी सिंपली हम तय कर रहे हैं, हम लीगल एग्रीमेंट बना रहे हैं कि इस डेट के ऊपर इस प्राइस के ऊपर हम तुमको इतना बेचें। दैट इज नोन है सेटलमेंट डेट। दैट इज ये बताएगा डेजिग्नेटेड डेट एट विच the party must transact,
सिंपल चीज। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन। अंडरलाइन किसे कहते हैं? अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन कहते हैं, ठीक है ना, अंडरलाइन कहते हैं वैसा चीज जिसे पार्टीज एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, ठीक है ना, दैट इज समथिंग दैट पार्टी एग्री टू एक्सचेंज। वैसा चीज जिसे पार्टी एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, उस चीज को क्या कहेंगे हम लोग? अंडरलाइन। कॉन्ट्रैक्ट भी अगर रेडी है वो एक्सचेंज करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? अंडरलाइन। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? अंडरलाइन, कि वो एक्सचेंज करने के लिए अगर रेडी, कि मैं मानता हूं। ओके, गॉट इट ना? समझ रहे हैं? नेक्स्ट वन इज, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे फ्यूचर मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है ना। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू, तो लेट्स कम वी अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, सपोज कोई एसेट है जो जिसका नाम है एक्स वाई जेड। कोई एसेट का नाम क्या है? एक्स वाई जेड। और इस एसेट को कहा गया है कि सेटलमेंट डेट जो है, आने वाले टाइम में जिस डेट को खरीदूंगा वो क्या है? 3 मंथ, 3 मंथ इसका सेटलमेंट डेट है, कि 3 महीने के बाद यहाँ पे सेलर मेरे को बेचेगा और मैं तुमसे खरीदूंगा, सेलर से मैं खरीदूंगा ये। अभी ये एसेट की जो फ्यूचर प्राइस है ना, फ्यूचर प्राइस मतलब आज से 3 महीने के बाद जो प्राइस है, जो अभी तय कर रहे हैं, अभी तय कर रहे हैं फ्यूचर की प्राइस, वो कितना है? $100। कितना है? $100। और जो यहाँ पे बायर है वो कौन है? जो खरीदने वाला है उसका नाम क्या है? बॉब। और जो सेलर है उसका नाम क्या है? सैली। क्या नाम है? सैली। ठीक है ना, कि एसेट क्या है हमारा? एक्स वाई जेड, सेटलमेंट डेट 3 महीने के बाद। सपोज उस एसेट की प्राइस है ₹100, जो कि 3 महीने के बाद खरीदेगा। नाम है बायर, बेचने वाला का सैली। ठीक है, अब बात हमारा आता है कि अगर ये फ्यूचर प्राइस हमारा, क्योंकि फ्यूचर प्राइस मैंने प्रेडिक्ट किया कि ₹100 होगा, मैं ₹100 के पे खरीदूंगा या बेचूंगा। बट सपोज इफ फ्यूचर प्राइस गेट इंक्रीजेस, इफ फ्यूचर प्राइस गेट इंक्रीजेस, बढ़ जाने के कारण क्या होगा? अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ गया मतलब सपोज ये ₹110 हो गए। कितने? 110 या 120? कितना? ₹120 हो गए। तो अब जो खरीदने वाला होगा बॉब, बॉब बॉब पे कितना करेगा? कितना पे करेगा? बॉब पे करेगा आपका ₹100। और उसको मिल कितनी रही है? क्योंकि फ्यूचर प्राइस उस चीज की, एसेट की प्राइस की क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ₹100 क्यों पे करेगा? क्योंकि वो 3 महीना पहले ही फिक्स कर चुका है कि मैं ₹100 में तुमको खरीदूंगा। समझ रहे हो? लेकिन इसकी प्राइस कितनी हो गई? ₹120। 120। तो बॉब का प्रॉफिट कितना हो गया? दैट इज 120 से मिल रहा है बेच करके, और ये ₹100 में खरीद रहा है। तो इसकी प्रॉफिट कितनी हुई? ₹20 की इसकी प्रॉफिट। गेटिंग माई पॉइंट, कि ₹20 इसका प्रॉफिट है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। इसने तय किया था कि इतना ही प्राइस पे खरीदेंगे, अब प्राइस बढ़ गया, तो जो खरीदने वाला है उसको फायदा होगा, दैट इज बॉब। समझ रहे? तो प्राइस बढ़ने के कारण किसे फायदा होगा? बायर को। किसे फायदा होगा? बायर को प्राइस बढ़ने के कारण फायदा होगा। और अगर फ्यूचर की प्राइस डिक्रीज करती है, इट डिक्रीजेस, मतलब तय किए थे कि मैं 3 महीने के बाद ₹100 पे मैं इतना क्वांटिटी खरीदूंगा, बट ये ₹100 नहीं रहा, ये सपोज ₹40 हो गई। कितनी? ₹40 उस एसेट की प्राइस हो। अब तो अभी ये क्या है? लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट, आप हट नहीं सकते पीछे। तो यहां पर किसी को फायदा, किसी को तो घाटा होगा। तो ₹40 डिक्रीज कर गया। तो बॉब की बात करते हैं। बॉब, तो बॉब पे कितना कर रहा है? पे कर रहा है ₹100। और इसे मिल कितना रहा है? एक्चुअल उसकी वैल्यू अब कितनी है? वैल्यू इसकी कितनी है? दैट इज ₹40। पे किया ₹100, मिल रहा है ₹40 की वैल्यू। अच्छा या खराब? खराब। कितना का? -60 रुपीज की घटा है बॉब। गेटिंग? तो बॉब को अगर घटा है तो किसी को तो फायदा होगा। हाँ, किसको? जो बेच रहा हो, सेलर। किसको? सेलर को। सेलर ने तय किया था मैं ₹100 में तुम्हें दूंगा,
क्या वादा किया था कि मैं सेल तुम्हें करूंगा 100 रुपए में, लेकिन उसे सिर्फ पड़ रहा है कितना रुपया अभी कॉस्ट, 40 रुपया। समझ रहे, उसी चीज की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 3 महीने के बाद, 40 रुपया। तो ये फायदा किसका हुआ, सेलर का, कितना, $60। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे बॉब को $20 अगर फायदा है तो घटा तो किसी को होगा, हाँ, किसको, सैली को। किसको, सैली को। तो सैली को क्या होगा कि इसने इसने किया था कि मैं सेल करूंगा तुम्हें 100 रुपए में, और उसकी कॉस्ट अभी कितनी है, 120 रुपए है। तो ज्यादा ना पड़ रहा है सैली के लिए, तो यहाँ पर ये क्या होगा, -$20 जो है वो सैली के लिए क्या है हमारा, निगेटिव। समझ रहे, तो एक चीज यहां से याद करना है कि हमारा फ्यूचर प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो बायर को फायदा है, बॉब को फायदा है, बट अगर डिक्रीज करता है तो किसे फायदा है, सैली को फायदा है, सेलर को फायदा। गेटिंग माय पॉइंट। और वर्स कौन है, घटा किसके लिए है, डिक्रीज करेगा तो बायर का। आपने तय किया था मैं इतना दूंगा, अब कम हो गया प्राइस 3 महीने के बाद, तो आपके लिए क्या है, घटा है, बायर के लिए घटा है। फायदा किसके लिए, जो बेच रहा है उसके लिए, क्योंकि कम दाम में आपको बेच सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज द, अब देखिए प्राइस बढ़ना कमना, प्राइस बढ़ना बायर को फायदा, घटना सेलर को फायदा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ने के कारण हम एग्रीमेंट नहीं करें। मैंने तय किया था कि 3 महीने के बाद मैं तुमसे खरीदूंगा, लेकिन क्या, उस वादे को मैंने तोड़ दिया, जो वादा किया था वो निभाना नहीं पड़ेगा। तो कोई तो होना चाहिए निभाने वाला। तो यहाँ पर कौन होगा, कोई बीच में बॉडी होगा, वो वादा को निभाएगा, जो बायर और सेलर की ट्रांजेक्शन है उसको करवाएगा। तो कोई तो बीच में होना होना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि बायर को पता चला प्राइस डिक्रीज कर गया, प्राइस डिक्रीज कर गया, तो ये निकल जाएगा मेरे को खरीदना ही नहीं है, मैं एग्रीमेंट को कैंसिल करता हूँ। समझ रहे हो। उसी तरीके से सेलर को पता चला गया कि प्राइस इंक्रीज कर गया, तो उसे पता है कि मेरे को घाटा बात है, ये बोलेगा नहीं 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 मैं बेचूंगा ही नहीं। मतलब, तो ये चीज नहीं, ये लीगल एग्रीमेंट है और इसे फॉलो कराने वाला कोई तो होना चाहिए। तो हाँ, है। और उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, उस चीज को हम कहेंगे क्लीन हाउस। क्या कहते हैं, क्लीन हाउस। तो क्लीन हाउस का काम क्या है, क्लीन हाउस का काम है कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसे फैसिलिटेट कराना, इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट कराना। तो क्या, इट प्रोवाइड गारंटी, ठीक है ना। क्या सबसे बड़ा इसका जो काम है, फंक्शन है, ये काम है कि ये गारंटी देता है बायर को कि फ्यूचर में तुमको सेलर जरूर बेचेगा, और सेलर को कि फ्यूचर में तुमसे बायर जरूर खरीदेगा। क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन करने के बाद कारण हो सकता है बायर और सेलर बोले नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, मैं एग्रीमेंट को ब्रेक करता हूं। तो ये क्लीन हाउस जो है वो गारंटी देता है कि नहीं एग्रीमेंट फॉलो ही होगा। ओके। तो अब इसका और क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल अगर देखें, इसका एग्जांपल है, सपोज कोई एसेट है XYZ, जो पहले हम लोग एग्जांपल लिख चुके हैं, वही बॉब जो है वो यहाँ पे क्या है, बायर, और सैली यहाँ पर क्या है, सेलर, सैली सेलर। अच्छा, अब क्या हुआ, सेटलमेंट डेट के पास, जो मैं बताया अभी उसी चीज को मैथमेटिकली, सेटलमेंट डेट के पास क्या हुआ कि जो फ्यूचर प्राइस है वो कितना आ गया, 70 रुपए। और यहाँ पर कितना तय हुआ था कि जो प्राइस होगी वो कितना तय हुआ था, 100 रुपए। समझ रहे। और सेटलमेंट डेट के पास प्राइस कितनी हुई, 70 रुपीज। तो प्राइस क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो अभी मैंने बताया कि प्राइस डिक्रीज करने के कारण बायर को देना 100 रुपया पड़ रहा है, लेकिन वैल्यू 70 रुपया घटा है। लेकिन सेलर को, सैली को क्या है, फायदा है। सेलर को क्या है, फायदा कितना का, 30 का, कि वैल्यू पड़ रहा है 70 का, बेच रहा है और मिल रहा है वैल्यू उसकी कितना, 100। तो सैली को क्या है, फायदा। तो सेलर को अगर फायदा है, बायर को पता चला घटा है, तो वो क्या करेगा, नहीं मैं नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करूंगा। समझ रहे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कराने वाला कौन होता है, क्लीन हाउस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द क्लीन हाउस, बिकॉज ऑफ द क्लीन हाउस के होने के वजह से द टू पार्टीज द टू पार्टीज नीड नॉट टू वरी
need not to worry about the financial strength, about the financial strength strength and integrity of the party, and integrity of the party taking the opportunity side of contract, taking the opportunity side of contract. ठीक है ना, ये बात। व्हाट, बिकॉज ऑफ द क्लीन हाउस के वजह से क्या होता है कि दो पार्टी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है दूसरे पार्टी का वो मजबूत है या कमजोर है, वो घाटा में या फायदा में, इसका कोई उसको टेंशन नहीं लेने का रहता है, कोई वॉरी नहीं करने का रहता है, समझ रहे। और क्या, इंटीग्रिटी उसके साथ बनाए रखना कि क्या वो ब्रेक कर देगा नहीं कर देगा, वो वो कहीं भाग जाएगा, वो सबसे इसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या यहाँ पर यहाँ पे सेलर को जो फायदा हो रहा है प्राइस कम होने के कारण, जो सेलर को अपॉर्चुनिटी जो फायदा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है फायदा होने का, क्या ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गेटिंग, तो ये किसके वजह से, क्लीन हाउस के होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट वन व्हाट, नेक्स्ट वन अब आता है, देखिए क्लीन हाउस कैसे वर्क करता है, क्लीन हाउस कैसे वर्क करता है अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो सपोज ये बॉब है और ये क्या है, क्लीन हाउस, ठीक है ना, बॉब है, ये क्लीन हाउस है। तो बॉब जो है वो तय किया था कितना, 100 रुपए में मैं खरीदूंगा, लेकिन सपोज प्राइस कितना हो गया, 70 रुपीज, कितना हो गई, 70 रुपीज, सॉरी $70, डॉलर रुपीज, मैं बार बार एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो आप देख लें। तो 70 रुपीज प्राइस हो गई, जिसके कारण क्या, बॉब ने क्लीन हाउस से कहा था कि मैं 3 महीने के बाद मैं खरीदूंगा, इसने एग्रीमेंट किया था सेलर के साथ, बीच में क्लीन हाउस था, तो इसने एग्रीमेंट किया था कि मैं बाय करूंगा, मैं बाय करूंगा, किसने, बॉब ने, मैं परचेस करूंगा आपसे, ठीक है ना, ये चीज तो परचेस कुछ इधर की साइड, बट प्राइस डिक्रीज होने के कारण क्या हो सकता है कि ये एग्रीमेंट जो है वो बोलेगा नहीं, मैं एग्रीमेंट फॉलो नहीं करूंगा। गेटिंग, यही ना कि प्राइस कम हो गई, बॉब के लिए दिक्कत होगा, ज्यादा महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है, तो यहां से बॉब बोलेगा नहीं मैं नहीं कर दूंगा। तो क्लीन हाउस का यही तो काम है कि बॉब को खरीदना, खरीदो वरना एक और काम कर। तो बॉब क्या करेगा, तो बॉब जो है दो चीज कर सकता है, तो बॉब दो चीज क्या कर सकता है, पहला चीज बॉब कहेगा मैं नहीं खरीदूंगा, तो क्लीन हाउस बोलेगा नहीं तुमको तो खरीदना पड़ेगा, अगर तुम नहीं खरीदना चाहते हो तो तुमको उतना ही अमाउंट में सेल करना है, समझ रहे हो, जितना अमाउंट में तुम खरीदने वाले थे उतने ही अमाउंट में, सॉरी, तुमको सेल करना है, गेटिंग, दैट इज सेल आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे, मतलब आप इस एग्रीमेंट को अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो उतना ही अमाउंट का आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचना होगा, तब आपका ब्रेक होगा वरना ब्रेक नहीं होगा, ये क्लीन हाउस का था। गेटिंग माय पॉइंट। अब बताइए, बॉब ने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसके साथ, स्टार्टिंग में शुरू की कहानी में सैली के साथ, कि मैं इतना खरीदूंगा, और सैली को $70 होने के कारण फायदा हो रहा था, इसे बेचना था, ये बेचना चाह रहा है, लेकिन बॉब तो खरीदना नहीं चाह रहा है, तो यहां से क्या करेगा कि क्लीन हाउस बोलेगा बॉब को कि आप आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट से बेचिए, आप खरीद नहीं, अगर आप खरीदेंगे नहीं तो आपको आइडेंटिकल सेम कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचना होगा मार्केट के अंदर, हेडिंग, ये, तो ये जो सेल करने वाला है सैली, तो क्लीन हाउस क्या करेगा, कोई दूसरे पर्सन के पास इस सेल को दे देगा, गेटिंग माय पॉइंट, कोई दूसरे पर्सन के पास इस सेल को करेगा, दैट इज समवन एल्स के पास, समवन एल्स के पास डिलीवर कर देगा, गेटिंग, तो ये चीज कि बॉब और सैली अगर तय है खरीदने के लिए तो सिंपल बात है, खरीदना बेचना बीच में काम करेंगे, बट प्राइस फ्लक्चुएट होने के कारण क्या होता है, एक बेचना या खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि उससे घाटा होता है, जो बेचना या खरीदना नहीं चाह रहा है, अगर बॉब है, अगर बायर के लिए घटा है और वो नहीं चाह रहा है कि मैं खरीदूं,
तो उसे क्या सेल करना होगा सेम आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट को। क्लीन हाउस कहेगा कि तुम सेल करो सेम आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट को, तम तुम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो, वरना कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ब्रेक कर सकते। उसी तरीके से अगर सेलर की बात करें, क्या सेलर की बात, सपोज प्राइस जो है अब कितना हो गया 120 रुपए, प्राइस बढ़ करके कितना हो गया 120 रुपीज, जिसके कारण ये क्या है क्लीन हाउस है, क्लीन हाउस। तो पहले क्या था, सेलर जो है वो बायर दैट इज बॉब को जो है बॉब को बेचता, पहले बेचता एग्रीमेंट के अंदर कि 100 रुपए था तो ये बेचता बॉब को, एग्रीमेंट करता। बट 120 रुपए हो जाने के कारण बॉब को फायदा है, सेलर को घटा है, सैली को घटा है ना। तो सैली को अगर घटा है तो वो क्या चाहेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूं। तो इनिशियली क्या था कि सेल करता, लेकिन क्या हुआ कि ये सोचा कि मेरे को घटा है, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। तो बेचने वाला था, नहीं करना चाह रहा है ना, तुमको सेम नंबर की आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बाय करना हो। गेटिंग माय पॉइंट। वहां पे खरीदने वाला था, बायर था, तो सेल करना है आइडेंटिकल प्रोडक्ट को। यहाँ पे सेलर है, बेचने वाला है, तो इसको बाय करना है आइडेंटिकल प्रोडक्ट को। गेटिंग माय पॉइंट। इसे बाय करना है आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट को, इसे बाय कर। और क्लीन हाउस यहाँ पर क्या करेगा कि बॉब जो खरीदने वाला है क्या करना चाह रहा है, ये परचेज करना चाह रहा है, तो इस परचेज को कहां से ला करके देगा, कोई दूसरे इंसान से ला करके देगा। समझ रहे हो ना, दैट इज समवन एल्स के थ्रू ये डिलीवर करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज द ये सेलर हम कि इस तरीके से फंक्शन करते। फिर से एक बार इस चीज को रिपीट करते। सपोज प्राइस 100 रुपए थी, कम हो गई 70 रुपए, किसको फायदा घटा, प्राइस डिक्रीज करने की वजह से सेलर को फायदा, बॉब्स को, बायर्स को घटा। तो बायर्स को घटा है तो वो सोचेगा मैं नहीं खरीदूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करूंगा। बट बीच में क्लीन हाउस जो कि लीगल एग्रीमेंट को फॉलो करा, क्योंकि तुमको ब्रेक करना है, तुम खरीदने वाले थे, तो तुमको इक्वल नंबर का सेल करना होगा आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट को, सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट को आपको इक्वल नंबर में सेल करना हो, इस तरह। और सैली जो बेचने वाला था, जिसको फायदा था, उस बेचेगा, लेकिन वो दूसरे के पास वो क्लीन हाउस डिलीवर कर देगा। वेटिंग। उसी तरीके से सपोज प्राइस बढ़ के 120 रुपए, प्राइस बढ़ना किसको फायदा, बायर्स को, घटा सेलर को। तो सेलर यहाँ पर क्या है कि घटा में, ये पहले बेचना था 100 रुपए में, अब इसको 120 रुपए में बेच, तो ये क्या करे, बाय क्या करेगा कि मैं नहीं करूंगा एग्रीमेंट, मेरे को महंगा पड़ रहा, तो ये ब्रेक। तो क्लीन हाउस का नहीं नहीं नहीं, तुम कैसे नहीं करोगे एग्रीमेंट, तुमने तो माना था, अगर नहीं करना है तो तुमको इक्वल नंबर में बाय करना होगा आइडेंटिकल प्रोडक्ट को। तो सेलर को बाय करना है आइडेंटिकल प्रोडक्ट को, और बायर को सेल करना है आइडेंटिकल प्रोडक्ट को, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना चाहता है तब। अब जो बॉब यहाँ पे खरीदने वाला था, इसको फायदा होता 20 रुपए का, तो ये जो परचेस करने वाला था, इसको क्लीन हाउस का किसी दूसरे इंसान के पास से ला करके डिलीवर करे। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस तरीके से क्लीन हाउस वर्क को फैसिलिटेट कराता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, एक एक वर्ड और लिखेंगे, एक सेंटेंस, दैट इज इट मेक सिंपल फॉर पार्टीज टू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, it makes simple to a party of future contract to unwind their position prior to settlement, prior to a settlement date। समझ रहे, सेटलमेंट डेट से पहले। देखिए, चाहे तो सेटलमेंट डेट से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं चाहते हो, वो बेचना चाहते हो, लिक्विडेट करना चाहते हो, तो पहला किस तरीके से लिक्विडेट कर सकते, किस तरीके से लिक्विडेट कर सकते हैं। अगर कोई बेचना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट को कि नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था लेकिन अब मैं नहीं करना चाहता हूं, तो इस तरीके से कि अगर कोई बायर है वो बेचना चाह रहा है, वो कहता है नहीं करना है, तो आपको सेल करना होगा आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट। कोई अगर सेलर है वो सोचता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, तो उसे बाय करना होगा आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इस तरीके से क्या होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट से पहले ब्रेक करना चाह रहे हैं, जो अनविंड करना चाह रहे हैं अपने पोजीशन को, वो आसान तरीके से, सिंपल तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते, थ्रू द हेल्प ऑफ व्हाट, थ्रू द हेल्प ऑफ आवर क्लीन हाउस। क्लीन हाउस के हेल्प से हमारा आराम से वो पार्टीज जो है
अपना सेटलमेंट डेट से पहले बेच ले सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ क्लीन हाउस। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब बात आता है कि क्लीन हाउस बीच में रह करके काम को सिंपल बनाता है। जो पहले अगर बेचना चाह रहे हैं उनके लिए क्लीन हाउस सिंपल बनाता है, ये बात। लेकिन क्लीन हाउस वर्क कर रहा है। अब आप सोचिए कि आपने तय किया कि फ्यूचर में मैं इस प्राइस के ऊपर इतना क्वांटिटी तुमसे खरीदूंगा। तो सिंपल मैं आपको अगर बोल दूं कि मैं तुमसे इतना खरीदूंगा इस प्राइस पे, तो तुम भरोसा कर लोगे? नहीं ना, आप कर सकते भरोसा। वाई? बिकॉज आपको डर रहेगा कि आने वाले टाइम में कुछ प्राइस में चेंजेस आएगी, तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। तो मेरे पास क्या है, कुछ है नहीं। तो इसलिए क्या कि उस जो एग्रीमेंट है उसको फॉलो कराने के लिए कुछ अमाउंट उससे पैसा ले लूं ताकि वो एग्रीमेंट को फॉलो करे। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में, कि आप एक घर खरीदना चाह रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर मैं एक घर खरीदूंगा, और आप गए जो घर को सोल्ड कर रहा था, कोई रियल एस्टेट एजेंट के पास गए, तो बोले मेरे को ये घर खरीदना है, 1 सालों के बाद खरीदना है। तो जो जो रीजनल एजेंट है बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप घर खरीदिए 1 सालों के बाद, बहुत अच्छा बात है। प्राइस भी तय कर लिया कि सपोज 1 करोड़ के रुपए के अंदर मेरे को ये घर खरीदना है। रियल एस्टेट बोला ठीक है, 1 करोड़ में 1 सालों के बाद आपको खरीदना है, बट आपसे वो कुछ एडवांस पेमेंट लेगा। यस और नो? यस। क्योंकि आप सिंपल कह करके आ जाएगा तो रियल एस्टेट जानता है कि ये इंसान हो सकता है बाद में खरीदे ना कर दे, घटा किसका, मेरा घटा होगा कि 1 साल तक खाली वो घर पड़ा रहे। इसलिए इस चीज को फॉलो कराने के लिए क्या करेगा, वो कुछ पेमेंट लेगा। यस और नो? उसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कराने के लिए कुछ पेमेंट लेगा। तब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होने की संभावना ज्यादा होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेगा, ब्रेक कम करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को हमारा क्या कहता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका सिंपल लैंग्वेज में, इतना तारीख को इतना क्वांटिटी इतना प्राइस पे खरीदूंगा, उससे नहीं होने वाला। कुछ पैसे आपको लेने होंगे, कुछ मार्जिन अमाउंट आपको लेनी होगी ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करे। उसे डर रहे कि मैं ब्रेक करूंगा तो ये मेरा जाएगा, है ना? इसलिए तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट आर ऑफ 3 टाइप। कितने तरीके के? 3 तरीके के। तो पहला जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इनिशियल इनिशियल मार्जिन। पहला क्या है हमारा, इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन का मतलब क्या है कि आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना, कि आप 100 रुपए खरीदने वाले हैं, जिसमें में से 7 रुपए जो है वो फिक्स डिपॉजिट। मैं 100 रुपए आने वाले टाइम में, फ्यूचर में मैं कितना में खरीदूंगा, 100 रुपए खरीदूंगा। तो ठीक है, अभी से एडवांस दे दो 7 रुपए। यस और नो? यस। सो दिस इज इनिशियल मार्जिन। समझ रहे हो ना कि आपको इनिशियली कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पेमेंट करना हो, दैट इज नोन एज इनिशियल मार्जिन। That is, when a first position taken place in the future contract, the investor must deposit the minimum. समझ रहे हो ना? इसे हम लोग कहेंगे मिनिमम डिपॉजिट। इसे अगर पूरा डेफिनेशन अगर लिखना है या पढ़ना है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है नोट्स, उसमें आप देख सकते हैं पूरा डेफिनेशन। मैं यहाँ पे समझाने का काम कर ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना रहे। तो इनिशियल मार्जिन किसे कहते हैं? मिनिमम डिपॉजिट। कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले 100 रुपए का, तो 7 रुपए एडवांस में पेमेंट करो, दैट इज नोन एज इनिशियल मार्जिन, कि मिनिमम डिपॉजिट आपको करना। तो ये, उसके बाद हमारा आता है मेंटेनेंस मार्जिन। क्या आता है? मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन किसे कहते हैं? मेंटेनेंस मार्जिन कहते हैं कि देखिए 7 रुपए में आपने इनिशियल मार्जिन 7 रुपए आपको डिपॉजिट करना है। सपोज सपोज आपका आ, आप 500 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं? 7 रुपया। आपको एक एक शेयर्स के लिए, एक अमाउंट के लिए आपको 7 रुपए डिपॉजिट करना है। और आप सपोज 500 यूनिट खरीद रहे हैं। कितना? 500 यूनिट मैं खरीदूंगा 3 महीने के बाद, आपने ये एग्रीमेंट। तो आपको टोटल डिपॉजिट कितना करना होगा? 3500 रुपए। कितना करना होगा? 3500 रुपए। और इस 3500 के सो को क्या कहेंगे हम? इक्विटी। क्या कहेंगे? इक्विटी, जो आप डिपॉजिट करेंगे मिनिमम एडवांस पेमेंट के रूप में कि मैं 500 यूनिट खरीदूंगा। गेटिंग? अब देखिए, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है, प्राइस बढ़ते कमते रहता है ना, कभी ज्यादा कभी कम प्राइस होते रहते। तो उसी तरीके से ये मिनिमम डिपॉजिट भी, जो ये इक्विटी है,
ये इक्विटी की वैल्यू भी क्या ऊपर नीचे डाउन अप एंड डाउन होती रहती होगी, गेटिंग? तो ये अप एंड डाउन होती रहती होगी। तो इस अप एंड डाउन को रोकने के लिए कुछ मिनिमम हमारा होना चाहिए कि कम से कम इक्विटी आपका 2000 रुपए का होना चाहिए। कितने का? कम से कम आपका इक्विटी 2000 रुपए का होना चाहिए। समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए प्राइस हमेशा क्या करते रहता है, वेरी करते, वेरी। सपोज मैंने तय किया था कि 3500 रुपए जिसकी प्राइस थी, दैट इज जो 100 रुपीज थी जिसकी प्राइस, उसकी प्राइस लगातार डिक्रीज कर रही, लगातार डिक्रीज कर। सपोज इसकी प्राइस डिक्रीज करते करते 1 रुपए आ गई। अब बताइए इसके इनिशियल मार्जिन कितनी होगी? समझ रहे ना कि प्राइस डिक्रीज करने के कारण क्या होगा कि आपका इनिशियल मार्जिन जो है पर शेयर डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो ना? ये तो 3500 इसको रखना था, लेकिन वैल्यू कितना आ गया? 500 रुपए। तो कोई करेगा? कोई नहीं खरीदेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए इनिशियल मार्जिन हमारा 3500 रुपए की प्राइस पर शेयर, और ये मिनिमम इक्विटी जितना आपको रखना है, कम से कम इतनी अमाउंट की इक्विटी होना ही चाहिए, क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन होते रहती है। किसी दिन बढ़ सकता है प्राइस बढ़ने के कारण, किसी दिन कम सकता है प्राइस बढ़ने के कारण। आगे हम देखने जा रहे हैं एग्जांपल के थ्रू। तो ये मिनिमम इक्विटी जो रखना है, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस मार्जिन, दैट इज 2000। एंड थर्ड वन इज अवर वेरिएंस, इसे क्या कहते हैं? वेरिएशन मार्जिन। थर्ड वन इज वेरिएशन मार्जिन। तो वेरिएशन मार्जिन किसे कहते हैं? वेरिएशन मार्जिन है आपको कितना डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट 3500, कम से कम कितना होना चाहिए? 2000 इक्विटी आपका होना चाहिए। सपोज आपका इक्विटी कितना हो जाए? 1000 हो। कितना हो जाए? 1000। मिनिमम कितना कम से कम इक्विटी होना चाहिए? 2000 का। लेकिन आपका प्राइस कम होने के कारण हो गया 1000। इसमें क्या होगा कि आपका आपका इक्विटी बहुत कम हो गया। इस इक्विटी को अप करने के लिए आपको कुछ एडिशन करना होगा। एडिशन पैसे तो आपको जमा करने होंगे। कितनी? जब तक वो इनिशियल मार्जिन के बराबर नहीं आ जाए। इनिशियल मार्जिन के बराबर नहीं आ जाए तब तक आपको पैसे जमे करने होंगे। इनिशियल मार्जिन कितना है? 3500 का। अभी कितना है? 1000। तो कितना जरूरत है? 1000 3500 बनाने के लिए 2500 रुपए ये जरूरत है। दैट इज एडिशनल मार्जिन। कितना हमारा है? 2500 रुपए हमें जरूरत है, ताकि ये 3500 रुपए इनिशियल मार्जिन के बराबर आ सके। गेटिंग माई पॉइंट? नॉट मेंटेनेंस मार्जिन। कंफ्यूजन यहां पर ये क्या है कि मेंटेनेंस मार्जिन के बराबर नहीं आना चाहिए। मेंटेनेंस मार्जिन कितना है? 2000। तो 1000 तो वैल्यू है इक्विटी के अंदर हमारा है, 2000 मिनिमम चाहिए था इक्विटी, तो हमको सिर्फ 1000 रुपए की जरूरत है। वो नहीं, नॉट मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन नहीं, दैट इज इक्विटी मार्जिन। समझ लो ना? मेंटेनेंस मार्जिन नहीं, हमारा कौन सा? इनिशियल मार्जिन, उसके बराबर आना चाहिए, 3500 के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना? ये तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, इनिशियल मार्जिन किसे कहते हैं? आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो कोई एडवांस पेमेंट करेंगे, आप इनिशियल पेमेंट करेंगे, दैट इज नोन एज इनिशियल। है ना? कि आप 100 रुपए में खरीदने वाले, 7 रुपए पर डिपॉजिट करिए अभी से, दैट इज आपका 3500 रुपए आपका इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट आपका हुआ। इतना डिपॉजिट, दैट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी, कि आपका इक्विटी कितना है? 3500। लेकिन प्राइस बढ़ने कमने के कारण क्या होता है कि आपका इक्विटी की वैल्यू क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहे, वेरी करते रहे। तो बढ़ भी सकती है, कम भी सकती है, आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो आपका इक्विटी जो सबसे कम से कम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मेंटेनेंस मार्जिन जिसे कहते हैं, 2000 रुपए। फिटिंग? 3500 रुपए आपका है, प्राइस वेरी करने के कारण कम से कम आपको 2000 रुपए आपके इक्विटी के अंदर होना ही चाहिए। अगर 2000 रुपए से कम हुई वैल्यू, तो आपको, अगर 2000 रुपए से कम हुई वैल्यू 2000 रुपए से, तो आपको क्या करना होगा कि जितनी आपको ये इक्वल करना है, कब तक? जब तक इनिशियल मार्जिन के बराबर नहीं है, 3500। गेटिंग माय पॉइंट? कि आपको इक्वल करना है। अगर 2000 रुपए से वैल्यू अगर कम हो जाती है इक्विटी की, तो हम क्या करेंगे?
उसको इनिशियल मार्जिन के बराबर इतना एडिशन करेंगे, उसके अंदर पैसा आपको देना होगा पैसा। गेटिंग माय पॉइंट। 2000 अगर 1000 रुपये आ गई तो इनिशियल मार्जिन 3500 है, कितना देना होगा आपको 25। तो 2500 को हम क्या कहेंगे, एडिशनल मार्जिन या फिर वेरिएशन मार्जिन। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। इनिशियल मार्जिन मिनिमम डिपॉजिट, मेंटेनेंस मार्जिन मिनिमम इक्विटी 2000 रुपए, वेरिएशन मार्जिन अगर 2000 से कम होता है तो हमको उतना पैसा डालना है तब तक इक्विटी मार्जिन के बराबर नहीं आ जाए, इनिशियल मार्जिन के बराबर ना आ जाए तब तक पैसे डालिए। ओके ओके, लेट्स कम टू वी अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। एग्जांपल एग्जांपल क्या है हमारा, सपोज इनिशियल मार्जिन जो है वो 7 रुपए, 7 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 7 रुपए आपको पर कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है। सपोज आपने तय किया था कि 3 मंथ के बाद 100 रुपए पे मैं तुमसे 500 क्वांटिटी खरीदूंगा। ये आपका एग्रीमेंट कि 3 महीने के बाद 100 रुपए प्राइस तय करता हूँ, उस पे मैं उस टाइम मैं तुमको 100 रुपए दूंगा और कितना मैं कर दूंगा 500 यूनिट। सपोज इनिशियल मार्जिन 7 रुपए की, आपको 7 रुपए एडवांस पेमेंट करना है और जो मेंटेनेंस मार्जिन है, जो मिनिमम आपको रखना है, मिनिमम जा सकता है वो कितना है 4 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट। 4 रुपया मेंटेनेंस मार्जिन। ओके, तो तो अगर आप बात किया जाए इनिशियल मार्जिन हमारा टोटल कितना आएगा, 7 रुपीज एक के लिए 500 खरीदना है तो 3500 रुपए, 4 रुपए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो 500 खरीदना है तो 2000 रुपए। कि मिनिमम आपका कहां तक जाएगा, मिनिमम आपका 2000 तक जा सकता है इक्विटी, लेकिन मिनिमम जो आपका होना चाहिए डिपॉजिट वो कितना 3500 रुपए की होना चाहिए। और जो प्राइस चेंज करने के कारण मिनिमम कितना जा सकता है, तो इक्विटी कितना है हमारा 3500, और प्राइस चेंज करने के कारण कितना इक्विटी कम से कम जा सकता है 2000। ओके, ये चीज। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग डे, सेटलमेंट प्राइस, बायर के लिए एंड सेलर के लिए। तो ट्रेडिंग डे हम कि भी ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। ये सेटलमेंट प्राइस देखी कि पहला दिन के अंदर सपोज आपने जो 100 रुपया भविष्य के अंदर सोचा था खरीदने के लिए, उसकी प्राइस 99 कितनी हुई, सेटलमेंट प्राइस 99। सेटलमेंट प्राइस किसे कहते हैं कि दिन भर का जो भी ट्रेडिंग हुई है, किसी भी स्टॉक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रेडिंग हुई है, उसकी एवरेज प्राइस उस दिन के अंदर क्या रही, एवरेज प्राइस उस कॉन्ट्रैक्ट का उस दिन के अंदर क्या रहा, दैट इज नोन एज सेटलमेंट प्राइस। तो तो पहला दिन जो है वो कितना $99 सपोज इसकी प्राइस हो गई 99, खरीदने वाला कितना में था 100 में, हुआ कितना 99, कितना का घटा -1 रुपीज कम। तो 1 रुपए अगर कम हुआ तो 500 कॉन्ट्रैक्ट, कितना कॉन्ट्रैक्ट 500 कॉन्ट्रैक्ट, गेटिंग 500 कॉन्ट्रैक्ट, तो कितना का घाटा 500 रुपए। अगर प्राइस कम होगा तो किसको घाटा होगा, बायर को। तो फायदा कब होता है, जब प्राइस बढ़ता है। तो घटा किसको होगा, जब प्राइस कम होगा तो बायर को घटा होगा। गेटिंग कि बायर को अब ज्यादा देना पड़ रहा है लेकिन वैल्यू उसकी कम है, देना पड़ रहा है 100, वैल्यू उसकी 99, तो घटा 1 रुपए का 500 कॉन्ट्रैक्ट 500 रुपए का। तो बायर्स की अगर बात किया जाए तो 500 रुपए का इसने जमा किया था, इसने जो मार्जिन जमा किया था वो कितना 3500 रुपए इसने डिपॉजिट किया था, जिसमें में से 1 रुपए घटा होने के कारण क्या 500 रुपए माइनस करो। ये सुन लो कि 3500 रुपए उसने डिपॉजिट के तौर पे जमा किया था, जिसमें से 1 रुपए कम होने के कारण 500 पर कॉन्ट्रैक्ट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3000। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज हुआ कि हमारा बायर्स की जो है जो ये 3500 इक्विटी है वो डिक्रीज हुआ, इक्विटी क्या हुआ कम हुआ, 3500 से 500 माइनस हुआ 3000। वैसे ही अगर सपोज सेकेंड डेज इसकी 97, कितना 97, सपोज इसकी प्राइस कितनी हुई 97, तो अब बताइए कितने की
दूसरा दिन कितना प्राइस कम हुआ, 2 रुपये कम हुआ। कितना कॉन्ट्रैक्ट था, 500। टोटल घाटा 100 रुपये, सॉरी 1000 की। कितना, 1000 की। तो यहां से पहले कितना था, 3000। 3000 पहला डे क्लोज हुआ तो इसकी इक्विटी के अंदर कितना, 3000 रुपये। दूसरा डे जब क्लोज होगा तो 3000 और 1000 और 2 रुपये कम होने के कारण 1000 और डिक्रीज, तो 2000। बायर के इक्विटी के अंदर कितने रुपए हैं, 2000 रुपये है। उसी तरीके से अगर सेलर की बात करते हैं, तो 1 रुपये कम होने के कारण अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो बायर को क्या है, घाटा। सेलर को क्या है, फायदा। सेलर को क्या होगा, फायदा। बेच रहा है, मिल रहा है 100 रुपीज और उसकी वैल्यू है 99, तो 1 रुपये का फायदा +1 इंटू व्हाट, 500। 500 रुपये की इसकी क्या है, फायदा है। इनिशियल इनिशियल मार्जिन सेलर के लिए कितना है, कि 3500 रुपये उसे डिपॉजिट करना है इनिशियल मार्जिन। ये सुनो, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कराने के लिए उसको भी डिपॉजिट करना होगा, मिनिमम डिपॉजिट कितना, 3500 का। फायदा कितने का, 500। अब कितना हो गया, इक्विटी 4000। एनी प्रॉब्लम, नहीं। इनिशियल मार्जिन और इक्विटी इज द सेम थिंग, ठीक ना। ये इनिशियल मार्जिन हमें इतना रखना है, दैट्स बिकम आवर इक्विटी। 7 रुपये इंटू 500 इज आवर इक्विटी। ये उसी तरीके से 2 रुपये कम हुई, तो 2 रुपये अगर कम हुई तो सेलर को क्या है, फायदा है। कितने का, 2 रुपये का, 500 से, तो ये कितना, +1000। तो इसे फायदा हुआ 1000 का। तो 4000 पहला दिन क्लोज हुआ था और दूसरा दिन में 1000 रुपये फायदा हुआ, तो 5000 रुपये इसकी टोटल इक्विटी। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। नेक्स्ट वन इज, अगर ये प्राइस 98 रुपीज हो, कितनी होगी, 98। सपोज थर्ड डे के अंदर 1 रुपये प्राइस बढ़ गई। अब प्राइस अगर बढ़ जाए तो किसको फायदा होगा, बायर को फायदा होगा। बढ़ चुके हैं, 1 रुपये बढ़ा, 500 से मल्टीप्लाई करिए तो 500। तो ये कितना, ये 2000 रुपये थी, 2000 रुपये थी जो हमारा इक्विटी की है। अब वो कितना इंक्रीज हो गया, 2000 रुपये से 500 रुपये आ बढ़ा, तो ये टोटल कितना, 2500 रुपये। यानी प्रॉब्लम कि अब इक्विटी के अंदर उसका कितना है, 2500 रुपये 3 दिन ट्रेडिंग हो जाने के बाद। नेक्स्ट थिंग इज सेलर के लिए क्या है, 1 रुपया बढ़ना। बढ़ना इज व्हाट, घटा फॉर द सेलर। वैल्यू है उसकी, पहले वैल्यू थी 97 रुपीज एक दिन पहले, अब उसको 98 रुपीज पड़ रहा है, तो ये क्या है, घटा है। कितना का, 500 क्वांटिटी, कितना घटा, 500 का। तो इक्विटी उससे एक दिन पहले 5000, आज का घटा 500 रुपये, तो टोटल 4500। तो 4500 रुपये हमारा क्या हुआ, सेलर का अब इक्विटी है तीसरा दिन समाप्त होने के बाद। नेक्स्ट वन इज, सपोज फोर्थ डे के अंदर प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट की 95 हो गई। कितनी होगी प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की, 95। तो कितने की डिक्रीज की, 3 रुपये डिक्रीज की। प्राइस डिक्रीज किया कितना, 3 रुपये। तो प्राइस अगर कम होगा तो किसको घटा, बायर को। फायदा किसको, सेलर को। कितना का घटा, 1500 रुपये की इसकी घटा है। उसके अगले दिन उसके अकाउंट में कितने थे, 2500 रुपये थे। अब 1500 का घटा है, तो बचेगा कितना, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज, ओके। 1000 रुपीज। और मिनिमम इक्विटी कितना होना चाहिए था, दैट इज मेंटेनेंस मार्जिन, 2000 रुपये होना चाहिए था। मिनिमम कितना होना चाहिए था, 2000 रुपये। यहां पर तो था, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि मिनिमम मार्जिन जो मेंटेनेंस मार्जिन है वो उसको क्रॉस कर गया, उससे भी कम हो गया हमारा इक्विटी। तो अगर मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाए हमारा इक्विटी की वैल्यू, तो क्या करना होगा, हमको इसके अंदर एडिशन करना होगा। और इतना एडिशन करना होगा कि हमारा वैल्यू क्या आ जाए, इनिशियल मार्जिन के बराबर आ जाए। इनिशियल मार्जिन के बराबर आ जाए। अब बताइए कितना आपको एडिशन करना होगा ताकि इनिशियल मार्जिन हमारा 3500 के बराबर आ जाए। तो 1000 रुपये है, 3500 बनाना है, तो 2500 रुपये का एडिशन करना होगा। दैट इज नोन एज एडिशनल मार्जिन और वेरिएशन मार्जिन। समझ रहे हो, इस चीज को क्या कहेंगे, एडिशन मार्जिन एंड वेरिएशन मार्जिन। वेरिएशन मार्जिन कितना, 2500 रुपये आपको ऐड करना होगा ताकि आपका इनिशियल मार्जिन के बराबर, नॉट मेंटेनेंस मार्जिन। गलत करेंगे जब मेंटेनेंस मार्जिन के बराबर होगा। 1000 रुपये है, आप क्या करेंगे, 1000 रुपये ऐड कर देंगे कि मेंटेनेंस मार्जिन के बराबर, नॉट, दिस इज नॉट 2500 के बराबर।
उसी तरीके से ये 1500 का क्या है हमारा, ये फायदा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा 1500 का इसके लिए घटा है, तो वो बायर्स सेलर्स के लिए क्या होगा, प्राइस कम हुआ, उसको कम वैल्यू पड़ रहा है अब देने में, तो ये इसके लिए क्या होगा, फायदा होगा। एक के लिए घटा होगा तो एक के लिए तो फायदा होगा। तो यहाँ से ये 4500 प्लस 1500 तो टोटल कितना बनता है 6000। तो ये 6000 हमारा इक्विटी किसके अंदर, इक्विटी की वैल्यू किसका है, सेलर का। लेकिन वायर का कितना 1000 हो गया था, जिसके कारण वेरिएशन मार्जिन हमको 2500 रुपए की चाहिए। समझ रहे हो, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझे कि किस तरीके से वर्क होता है, तो मतलब प्राइस डिक्रीज करने के कारण, बढ़ जाने के कारण किस तरीके से क्या होता है, इक्विटी कैसे चेंज करते हैं, मेंटेनेंस मार्जिन, एडिशनल मार्जिन, वेरिएशनल मार्जिन क्या होता है, ये हम इस एग्जांपल के थ्रू समझे। अब अगर कोई प्राइस और कम हो रहा है, और कम हो रहा है सपोज, तो बायर्स के लिए क्या है, घटावाद। बायर्स के लिए क्या है, घटावाद, बार बार इसे एडिशनल मार्जिन देना पड़ेगा। प्राइस और कम हो जाए, 90 रुपए हो जाए, बायर्स के लिए और घटा है, तो बायर्स क्या करेगा, वो बोलेगा मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं खरीदूंगा, मैं जाता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदूंगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में जब वो नहीं खरीदना चाहेगा तो क्या होगा हमारा, तो नहीं खरीदना चाहेगा तो बीच में हमारा आएगा क्लीन हाउस। क्लीन हाउस बोलेगा कि तुम नहीं खरीदना चाहते तो इक्वल नंबर का तुम सेल करो, तुम इक्वल नंबर का सेल करो, आइडेंटिकल आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट तुम सेल करो, तब तुम जा सकते। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये क्लीन हाउस की काम। गेटिंग ओके। नेक्स्ट वन इज आवर नेक्स्ट वन इज आवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग देख लिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल। नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना, कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये भी क्या होता है, सेम थिंग होता है। क्या होता है, जैसे हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन था कि इट इज एन लीगल एग्रीमेंट फॉर द फ्यूचर डिलीवरी ऑफ समथिंग, डिलीवरी of something at a specific price at the end of designated period of time, designated period of time, ठीक है ना, designated period of time, this is known as forward contract। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेम मीनिंग जो हमारा किसके अंदर था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि मैं आने वाले टाइम में एग्रीमेंट करता हूं कि मैं फ्यूचर में तुमसे डिलीवरी लूंगा इस तारीख को इस प्राइस के ऊपर, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर। ओके, अगर सिमिलर है तो क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ तो होगा डिफरेंसेस, तो आइए डिफरेंस क्या है। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इस तरीके से आप समझ सकते। पहला तरीके से कोई इंसान होता है फॉरवर्ड बोलने वाला, सिंपल बोलने वाला, कि हाँ जाओ ना मैं तुमसे खरीद लूंगा, जाओ ना मैं ये काम कर दूंगा। समझ रहे हो, दैट इज फॉरवर्ड, कि वो फॉरवर्ड इंसान है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कि मैं तुमसे आने वाले टाइम में मैं तुमसे ये खरीदूंगा, मैं तुमसे आने वाले टाइम में तुमसे शादी करूंगा। तो ये यहाँ पर क्या हो, एक लीगल एग्रीमेंट वहां पर हो गया कि वो करेगा ही करेगा। समझ रहे, सपोज मैं एग्जांपल दो देता हूं सिंपल समझने के लिए। सपोज एक बॉयज है एक गर्ल्स, वो आपस में क्या है, सपोज वो आपस में शादी करना चाहते हैं, तो गर्ल्स अपने पेरेंट्स के पास लेके गई, तो वहां पर वो बताया कि हाँ मैं फ्यूचर्स में आपकी बेटी के साथ मैं शादी करूंगा इतने डेट को, ये सारा चीज, दैट इज आवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वो लीगल एग्रीमेंट है, उसको तोड़ना मुश्किल है। गेटिंग माई पॉइंट, तोड़िएगा तो आपका कुछ वैल्यू लगेगा, कुछ आपको पैसे जाएगी, इनिशियल मार्जिन आपका जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, तो इस तरीके से पहला कि बाबूजी ने कुछ पैसे रखा लिया, कुछ जो है वो कुछ एग्रीमेंट, कुछ पेपर वर्क करा लिया, दैट इज आवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक गर्ल्स है एक बॉयज, सिंपल बॉयज बोल दे या गर्ल्स बोल दे कि मैं तुमसे शादी करूंगा आने वाले टाइम, बट देर इज नो लीगल एग्रीमेंट, आने वाले टाइम में होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। समझ रहे हैं ना, उसने बोल दिया, ब्रेक भी हो सकता है एग्रीमेंट, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड, कि वो क्या है फॉरवर्ड, सिंपली उन्होंने बोल दिया, बट कोई ना तो फॉलो कराने वाले हैं कि नहीं, वहां पे बाबूजी फॉलो कराने वाले हैं कि तोड़ेगा तो तुम्हें मारेंगे, है ना, बट यहाँ पर क्या है कोई फॉलो कराने वाले नहीं है, सिंपली तोड़ दिया कहानी खत्म।
दैट इज नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये हमारा लीगल एग्रीमेंट है सेम तरीके से, बट डिफरेंस कहां आता है, डिफरेंस नंबर जो सेकेंड से आता है, इट इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट। मतलब जो डेट लिखा गया है, जो प्राइस लिखा गया है, जो टाइम लिखा गया है, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है। मैं शादी करूंगा 1 सालों के बाद, फिर हुआ कि नहीं 5 सालों के बाद, तो वो क्या चेंज कर सकता है, दैट इज नॉन स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन इज इट इज ओवर काउंटर इंस्ट्रूमेंट। ओवर काउंटर इंस्ट्रूमेंट, ओवर काउंटर इंस्ट्रूमेंट का मतलब वहां पर एक्सचेंज किया जाता था, है ना, वहां पर एक्सचेंज किया जाता। यहाँ पर ओवर काउंटर के मतलब डायरेक्ट एट इंस्टिंक्ट हो जाए, तुरंत हो जाए। ये वैसा इंस्ट्रूमेंट है कि ये तुरंत हो जाए कि हाँ जाओ ना, मैं तुमसे करूंगा, सिंपल वो बोल दिया, तुरंत बोल दिया। देयर इज नो एग्रीमेंट कि बाबूजी के पास जाओ, इसके पास जाओ, सिंपल एग्रीमेंट, दैट इज अवर ओवर काउंटर इंस्ट्रूमेंट, कि सिंपल उसने बोल दिया, तुरंत बोल दिया, दैट इज ओवर काउंटर। थर्ड वन, फोर्थ, देयर इज नो क्लीन हाउस फॉर ट्रेडिंग। देयर इज नो क्लीन हाउस, क्लीन हाउस फॉर ट्रेडिंग। समझ रहे हो ना, कि कोई बीच में क्लीन हाउस नहीं होते, कोई बाबूजी की तरह नहीं है कि नहीं तोड़ेंगे तो ये मेरा पेपर है, वो सब है ही नहीं। सिंपल बोला है, सिंपल लैंग्वेज में, तो बाबूजी का यहाँ काम ही नहीं, क्लीन हाउस का काम ही नहीं है जो गारंटी प्रोवाइड करना है कि आपको शादी करना ही है, आपको एग्रीमेंट फॉलो ही करना है, दैट इज देयर इज नो क्लीन हाउस। ओके, नेक्स्ट वन इज इट मे बी नॉट, इट मे नॉट मार्केट टू मार्केट, मार्केट टू मार्केट, depend upon the wish of two part, depend upon wish of two party। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर क्या था, वहां पर अगर बात करते हैं हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वहां पे मार्केट टू मार्केट था। इसका मतलब समझना है, मार्केट टू मार्केट का मतलब कि जो जो प्रथा के साथ शादी विवाह हो रहा है मार्केट के अंदर, वही प्रथा के साथ आप शादी विवाह करिएगा, उसको आप फॉलो करिएगा। जो मार्केट की प्राइस है, जो मार्केट की टाइम पीरियड लिमिट चल रही है, वो आपको फॉलो करना होगा, वो प्रथा को। लेकिन यहां पर क्या है, आपने क्या दिया है, तो सिंपल, जरूरी नहीं है कि मैं अपने प्रथा को ही फॉलो करूं, मैं दूसरे तरीके से भी शादी कर सकता हूँ, कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, अदर अदर मैरिज मैं कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मैंने कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया। गेटिंग, दैट इज ये दोनों पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मार्केट टू मार्केट रहूं या नहीं रहूं, मैं मार्केट जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो करूं या नहीं करूं, ये पार्टीज के ऊपर डिपेंड, क्योंकि कोई यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज दे आर रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क। अब आप सोचिए, आपने सोचा मैं किसी के साथ फ्यूचर में शादी करूंगा, सिंपल बोल दिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप बताइए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शादी होने की संभावना है या कम है, कम है, रिस्क है या नहीं, रिस्क है नहीं होने की। गेटिंग, दैट इज देयर इज अ क्रेडिट रिस्क, इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेक होने की रिस्क है यहां पर, बिकॉज देर इज नो एग्रीमेंट, देर इज नो ओवर, देर इज नो क्लीनिंग हाउस, देर इज नॉन स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट, कभी भी चेंज कर सकते हैं डेट टाइम पीरियड। समझ रहे हो, इसकी वैल्यू मार्केट मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए इसके रिस्क क्या है, ज्यादा है। शादी नहीं होने की चांसेस क्या है, ज्यादा, रिस्क क्या है, ज्यादा। दिस इज अवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एनी प्रॉब्लम, समझ रहे। उसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर थिंग दिस, है ना, बट डिफरेंसेस कहां से, यहाँ से वो स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट है कि इतना डेट टाइम पीरियड प्राइस सारा फिक्स है, वो एक एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है, वो क्लीनिंग हाउस उसके अंदर होता है, वो मार्केट टू मार्केट है, उसके अंदर क्रेडिट रिस्क कम। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, लेट्स मूव अहेड। अब बात आता है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, रोल ऑफ फ्यूचर।
रोल ऑफ फ्यूचर इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये फ्यूचर का क्या रोल, तो बताइए क्या रोल है। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में क्या प्राइस होगा, नहीं प्राइस होगा, तो क्या है फ्यूचर के अंदर, क्या प्राइस हमारा क्या है अनसर्टेन, नहीं पता नहीं। लेकिन फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या करें हम, अभी प्रेडिक्ट करके क्या करेंगे हम, एग्रीमेंट कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे कि इस प्राइस के ऊपर मैं ये काम करूंगा, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो प्राइस जो फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट करने के कारण क्या है, रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन थिंग में क्या रिस्क ज्यादा है, हमें नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होने वाला, रिस्क ज्यादा। लेकिन यहां पर क्या मैंने प्रेडिक्ट करके क्या किया, फिक्स कर दिया कि इतनी प्राइस, इसके कारण क्या हो गई, रिस्क क्या कम, कि मैं इतना पे खरीदूंगा आने वाले टाइम में। अब प्राइस बढ़ जाए कम जाए मेरे को फर्क ना पड़ता, मेरा रिस्क कम है। इस चीज को कहते हैं क्या, रिस्क एक्सपोजर। तो क्या करता है कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फ्यूचर होने के कारण क्या होता है, क्योंकि लोग जो है प्राइस को अभी प्रेडिक्ट कर देते हैं, तो कोई भी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाता उस एग्रीमेंट के ऊपर, जिस कारण रिस्क एक्सपोजर क्या है कम, रिस्क क्या है कम, क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर चुका है, करो फ्लक्चुएट, मैं तो ऑलरेडी पहले ही कर चुका एग्रीमेंट कितनी प्राइस पे होगी, बढ़ जाओ कम जाओ ना हो, कोई टेंशन ना। दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द रिस्क एक्सपोजर इज मिनिमम। सेकेंड वन इज, अब देखिए फ्यूचर की प्राइस हमें नहीं पता है, बट हम क्या करेंगे उसे प्रेडिक्ट करेंगे और हम डिस्कवर करेंगे कि हमारा फ्यूचर की प्राइस कितना होगा, और सभी लोग इसी तरीके से फ्यूचर की प्राइस को गेस करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, और इस तरीके से एक प्राइस आएगी जो मार्केट प्राइस होगी कि इतनी प्राइस मार्केट प्राइस फ्यूचर की होगी। समझ रहे हो कि सभी लोग फ्यूचर प्राइस को गेस करेंगे और सभी लोगों को मिला करके फिर एक सप्लाई डिमांड के थ्रू हमारा एक फ्यूचर प्राइस आएगा और उस प्राइस के ऊपर फ्यूचर प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते, डिस्कवर कर सकते किस चीज को, प्राइस, कि आने वाले टाइम में प्राइस कितना होगा, इस चीज को हम डिस्कवर कर सकते हैं। दैट इज, हम इसे क्या कहते हैं, प्राइस डिस्कवरिंग मार्केट, प्राइस डिस्कवरिंग मार्केट, नी प्रॉब्लम नहीं। सो ये दो एडवांटेज भी है कह सकते, ये दोनों चीज को एडवांटेज भी कह सकते या रोल कह, पहला एडवांटेज या रोल रिस्क को कम कर सकता है, दूसरा एडवांटेज कि प्राइस जो है उसे डिस्कवर करता है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर रहा है आने वाले टाइम में पता नहीं है, ये प्रेडिक्ट करके सारे लोग एक प्राइस प्राइस को डिस्कवर करते हैं, इस प्राइस होगा आने वाले टाइम। ओके, बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, कोई तो डिसएडवांटेज होगा, कोई अच्छा चीज तो कोई खराब भी चीज होती है, तो क्या खराब बात है। देखिए पहले जो था सिंपली, पहले फाइनेंशियल मार्केट के पहले क्या था, कॉमोडिटी मार्केट, जिसके अंदर पैसा वगैरह से लेना देना नहीं था, फाइनेंशियल मार्केट था ही नहीं, स्टॉक मार्केट। बट फिर क्या हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट इवॉल्व किया, फाइनेंशियल मार्केट का उत्पन्न हुआ और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट के अंदर आई, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लाइक व्हाट, स्टॉक मार्केट, लाइक व्हाट, बॉन्ड मार्केट, दैट इज लोन वाला मार्केट, इंटरेस्ट रेट, लाइक व्हाट, करेंसी वाला, ये करेंसी वाला। तो पहले लोग क्या होता था कि ये सब मार्केट से स्टॉक बॉन्ड से पहले क्या लोग सिंपल कैश को पैसा रखते थे, हाथ में पैसा रखते थे सिंपली तरीके से, और इधर इधर किसी को लोन वगैरह दे दी। बट फाइनेंशियल मार्केट आ जाने के कारण क्या हुआ कि कैश, कैश जो है, कैश की लेन देन इस मार्केट के अंदर लेन देन क्या हुआ, इंक्रीज, कि कैश लोग रखे नहीं, इन्वेस्ट करे निकाले, इन्वेस्ट करे निकाले, तो इसकी फ्लक्चुएशन क्या हुई, कैश मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन क्या हुई, ज्यादा। गेटिंग माय पॉइंट, कैश प्राइस मार्केट वर्ड जो है उसके अंदर क्या हुआ, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हुआ, दैट इज इंक्रीज द वोलाटिलिटी, इंक्रीज volatility that financial asset in cash market, कैश मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी बढ़ गया, किसके आने के कारण, फाइनेंशियल मार्केट आने के कारण। सो दिस इज द डिसएडवांटेज, एनी प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज सिंपल है, आर्बिट्रेज किसे कहते हैं, आर्बिट्रेज,
किसे कहते हैं आर्बिट्रेज, बताइए। तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि देखिए, हम क्योंकि ये हाथ में कितना कैश रखेगा या नहीं रखेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैश मार्केट में इसकी क्या प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज। समझ रहे हो कि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के प्राइस के ऊपर फिर हम उसके ऊपर हम अपना जो कैश मार्केट की प्राइस है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। समझ रहे हो, उसको हम तय करते हैं, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेज। ठीक है, तो आर्बिट्रेज को अगर डिफाइन करना है, दैट इज कैश मार्केट प्राइस। जो कैश मार्केट प्राइस है विल रिफ्लेक्ट, कैश मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट करता है द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड। बताइए क्या, द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड in future market, collected in future market। any प्रॉब्लम नहीं ना, कि फ्यूचर मार्केट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है उसके आधार पर कैश मार्केट की प्राइस डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो हमने फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट से स्टार्ट किया, कमोडिटी मार्केट, फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक, इंटरेस्ट रेट, करेंसी। क्या कराता है, फैसिलिटेट कौन कराते हैं, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, ये फैसिलिटेट कराते हैं, दैट इज फाइनेंशियल फ्यूचर मार्केट। उसके बाद फ्यूचर मार्केट किसे कहते हैं, फ्यूचर मार्केट कहते हैं कि देखिए आने वाले टाइम में आपको प्राइस का पता नहीं है, तो इस प्राइस को फ्लक्चुएशन को आपको क्या करना है, इसको कम करना है, तो आप अभी प्रिडिक्ट करिए कितना प्राइस है और आप एक एग्रीमेंट करिए, है ना, आप अपने रिस्क को कम करिए, हेज करिए, है ना। तो इस तरीके से उसे उसे फ्यूचर मार्केट कहते हैं कि फ्यूचर वाले चीज को अभी ही कर लो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहता है, ये लीगल एग्रीमेंट सेलर और बायर, सेलर खरीदेगा इस डेट को इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी और ये मेक करेगा, ये बेचेगा, बायर खरीदेगा, सेलर मेक करेगा। उसके बाद इसे क्या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। क्यों डेरिवेटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू डिराइव की जाती है ना, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से इसकी वैल्यू डिराइव की। फिर फ्यूचर प्राइस किसे कहते हैं, प्राइस दैट विच जिस प्राइस के ऊपर पार्टी बोली है कि आने वाले टाइम में हम करेंगे सेटलमेंट, जिस डेट के ऊपर फ्यूचर में होगा। अंडरलाइंग, अगर कोई एक्सचेंज होता है तो हम उसे कहेंगे अंडरलाइंग। कटिंग एग्जांपल है, कोई एसेट है XYZ से सेटलमेंट 3 मंथ का, फ्यूचर प्राइस 100 रुपीज, बायर कौन है, बॉब है, सेलर कौन है, सैली। अगर प्राइस बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि 100 रुपए में खरीदने वाला था 120 रुपए हो गया, खरीदा है 100 रुपए की, वैल्यू 120 रुपए, फायदा है किसको, खरीदने वाले को, बायर को फायदा है, सेलर को क्या घट, 120 रुपए में बेच रहा है। समझ रहे हो ना, वैल्यू थी पहले 100 रुपए, अभी वैल्यू 120, सेलर के लिए घटा। उसके बाद प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो किसको फायदा, बायर को, पहले 100 रुपए में खरीदता लेकिन अभी उसकी वैल्यू कितनी है, 90 रुपए, 40 रुपए। सेलर के लिए पहले अभी जो खरीद रहा है उसकी वैल्यू 40 रुपए है, समझ रहे हो ना, बट बट वैल्यू उसकी कितनी है, 100 रुपए की। गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज 100 रुपए वाली चीज 40 रुपए मिल रही, तो सेलर के लिए फायदा है। फिर क्लीन हाउस, क्लीन हाउस क्या काम करता है, बीच में गारंटी, किस चीज की गारंटी, क्योंकि प्राइस देखिए फ्लक्चुएट करने के कारण क्या होता है, दो चीज हो सकता है, चाहे तो एग्रीमेंट लिक्विडेट कर दे, मतलब पहले पहले बेच दे, खरीद ले, पहले काम कर दे, लिक्विडेट कर दे अपना वो जो कॉन्ट्रैक्ट, और चाहे तो वो होल्ड किए रहे जब तक पूरा नहीं हो जाए एग्रीमेंट। दो चीज हो सकता है, चाहे तो तोड़ो, चाहे तो रखे रहो। तो अगर तोड़ोगे तो उसके लिए क्या आता है, क्लीन हाउस। तो क्लीन हाउस क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है सेलर और बायर के बीच का, जो गारंटी वो प्रोवाइड करता है। तो यहां से हम एग्जांपल लिए कि ये जो फायदा हो रहा है किसी के लिए घटा है, तो घटा वाला इंसान तोड़ने के लिए सोचे। तो क्लीन हाउस क्या करता है कि वो किसी भी इंसान को दिक्कत, मतलब सोचने विचारने नहीं देता कि क्या वो इंसान तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, जो मेरा फायदा हो रहा है क्या वो फायदा होगा या नहीं होगा, तो ये सब सोचने के नहीं देता क्लीन हाउस। इस तरीके से वर्क कर, क्लीन हाउस का काम क्या है कि बीच में बायर अगर ब्रेक करना चाहता है तो भैया तुम सेल करो सिम नंबर आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट, सेलर ब्रेक करना चाहता है तो भैया आप बाय करो आइडेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से बाकी ये फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से इट मेक सिंपल फॉर द पार्टीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू अनविंड, जो ब्रेक करना चाहते हैं उनके लिए इजी बनाता है
कि अगर बायर हो सेल करो, सेलर हो बाय करो, दैट इज आवर that is also known as something, I hope that is also known as offsetting position. इस चीज को क्या कहते हैं? offsetting position. offsetting position इसका मतलब क्या है कि बायर जो है वो सेल करेगा और सेलर जो है वो बाय करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऑफसेटिंग पोजीशन को प्रोवाइड करता है कौन? क्लीन हाउस। ओके, हाँ। उसके बाद मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये आपने तय कर लिया, ऐसे तो होने वाला नहीं है ना? आपने बोल दिया शादी, कुछ तो रखेंगे, कुछ पेपर वर्क करेंगे, कुछ बाबूजी के पास पैसे देंगे या कुछ पेपर वर्क कहाँ पढ़ते लिखते सारा चीज। तो तीन तरीके की, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, वेरिएशन मार्जिन। इनिशियल मार्जिन का मतलब आपको इतने कम से कम डिपॉजिट करने पर कॉन्ट्रैक्ट, ये दैट इज एडवांस रूप में पेमेंट कर। मेंटेनेंस का मतलब आपका एडवांस की जो अमाउंट है कम से कम इतनी ही हो सकती है, उसकी वैल्यू क्योंकि अप एंड डाउन होती रहती है प्राइस चेंज होने के कारण, तो सबसे कम जो हो सकती है आपकी जो इनिशियल मार्जिन की जो वैल्यू है वो इतनी हो सकती है, दैट इज मेंटेनेंस मार्जिन, 2000 रुपए। वेरिएशन मार्जिन, जो चेंजेस आए वेरिएशन मार्जिन से अगर कम हो जाता है तो आपको एडिशन करना होगा ताकि इनिशियल मार्जिन के बराबर आ जाए। तो ये हम लोग अच्छे तरीके से एग्जांपल के थ्रू समझ चुके हैं, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बात कर चुके हैं कि क्या होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेम चीज, ये एग्रीमेंट है, फ्यूचर डिलीवरी, स्पेसिफिक प्राइस और जिस डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम ये बताएगा, बट ये नॉन स्टैंडर्डाइज होता है, मतलब जरूरी नहीं कि वही प्राइस, वही डेट, वही क्वांटिटी। ओवर काउंटर इंस्ट्रूमेंट का मतलब अचानक से काम हो जाना। नो क्लीनिंग हाउस, कोई बीच में नहीं होता, कोई यहाँ पे पापा मम्मी नहीं है, ठीक है ना। इट मे नॉट बी मार्केट टू मार्केट डिपेंड, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेरा मन जो हम करें वो करेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हम अपने प्रथा के हिसाब से ही मैं शादी करूं, दैट इज, वहां पे क्या था, मार्केट टू मार्केट, आपको पापा मम्मी के मन से ही शादी करना है और आपके ट्रेडिशन को फॉलो करके करना है। ये यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टी अपने मन से कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, पापा मम्मी से मिला ही नहीं, तो रिस्क क्या है, टूटने की ज्यादा है। तो क्या क्रेडिट रिस्क ज्यादा है, तो रोल क्या है, रोल पहला रिस्क एक्सपोजर को कम करता है, डिसएडवांटेज जो फ्लक्चुएशन है उसको कम। गेटिंग माय पॉइंट? कौन हमारा पहला रिस्क एक्सपोजर को कम करता है, बिकॉज व्हाट, ये पापा मम्मी से मिला रहा है प्रोडक्ट, बिल्कुल दैट इज क्लीन हाउस। पापा मम्मी मतलब क्लीन हाउस, आपको रिलेट करना होगा, ठीक है ना, क्लीन हाउस। फिर क्या, प्राइस अनसर्टेन होता है, उसको प्रेडिक्ट करता है, फाइंड करता है फ्यूचर की प्राइस कितनी होगी, दैट इज प्राइस डिस्कवरिंग मार्केट। डिसएडवांटेज क्या है कि पहले सिंपल कैश था, फिर आया फाइनेंशियल मार्केट, उसके अंदर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, तो ये सब मार्केट जो है अलग अलग वैल्यू देने लगी कि इतना मैं इंटरेस्ट रेट इतना मैं दूंगा, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने, जिसके कारण क्या, कैश मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होती, इसके प्राइस, कैश मार्केट प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा, इसलिए हम इसलिए ये घटाव है कैश मार्केट के नजरिए से। आर्बिट्रेज किसे कहते हैं, हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को देखें, उसके ऊपर हम लोग रिफ्लेक्ट करें कि हमारी प्राइस कितनी होगी कैश मार्केट के अंदर, इन प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज आवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट के। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि नोट्स इसके मेरे को मिले, तो आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वहां से आराम से नोट्स देख सकते, पढ़ सकते, सेम चीजें बिल्कुल आपको थियोरेटिकल फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच।